टॉपिक हो जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट। लास्ट चैप्टर आपका किसका? फॉर्म्स ऑफ मार्केट का। इसमें हम मोनोपोली को कंटिन्यू करने जा रहे हैं किस टॉपिक से? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से। पेज नंबर 4.37। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? सर आपकी मोनोपोली में आपने बताया सिंगल सेलर और लॉट ऑफ बायर्स हैं, तो सर वो सिंगल सेलर की पूरी के पूरे मार्केट के ऊपर होल्ड होगा। वट एवर वो नेचुरल जो आपके प्रोडक्ट होंगे, उन्हें नेचुरल जो आपके क्लाइमेट्स के थ्रू जो आपके पास आए होंगे रिसोर्सेज, उनके ऊपर होल्ड करके बैठा है। वट एवर वो गवर्नमेंट के थ्रू पेटेंट राइट लेके बैठा है। वट एवर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन उसकी फेवर में है, गवर्नमेंट पॉलिसी उसकी फेवर में है, कोई भी रीजन हो, उसकी मोनोपोलिस्टिक की पूरे के पूरे मार्केट में होल्ड है। तो जब उसका पूरी मार्केट में होल्ड होता है, इट मींस प्राइस टेकर भी वही है और प्राइस मेकर भी वही है, ठीक है ना। तो जब एक प्रोड्यूसर अपने सिमिलर प्रोडक्ट के अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइसेस चार्ज करता है डिफरेंट कंडीशंस और डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, उससे आप क्या बोलते हो? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जैसे हिल स्टेशन में आपको देखने को मिलता है, हिल स्टेशन में मोस्ट ऑफ जो आपके कंपनी के आर्टिकल्स होते हैं उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। वो क्या बोलता है? लोडिंग चार्जेस की वजह से। क्या? लोडिंग चार्जेस की वजह से, है ना। आप सिमिलर प्रोडक्ट के प्राइसेस ज्यादा पे करते हो वहां पे, और रीजन क्या सुनने को मिलता है? लोडिंग चार्जेस। बट हम इसका एग्जाम्पल अपना वही रखेंगे जो हमारे माइंड में सेट करना है, रेलवे। रेलवे में मैंने क्या बताया आपको? स्लीपर क्लास, आपको जनरल क्लास, और तीसरा कौन सा बताया? एसी क्लास। प्रोडक्ट तो वही है ना, कॉस्ट तो वही है ना, उसके बाद भी रेल भी वही है, बट मैंने क्या कर दिया? अपने सिमिलर रेल के आपके कोचेज के अलग अलग प्राइसेज क्या कर रहा हूं? चार्ज। स्पीड भी वही रहने वाली है, डेस्टिनेशन प्लेस भी वही रहने वाला है, सिर्फ फैसिलिटीज के बिहाफ पर आपके मोनोपोलिस्ट ने, इसका मतलब रेलवे ने अपने प्रोडक्ट के क्या ले लिए? डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइसेज। तो उसे क्या नाम दिया गया है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या प्राइस डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। आज के इस टॉपिक में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरे को बोला द फैमिली डॉक्टर इन योर नेबरहुड चार्जेज ए हायर फीस इन रिगार्डिंग ऑफ यू। बेटा आपका फैमिली डॉक्टर, आपने कॉन्टिन्यूसली उससे ट्रीटमेंट करवाया, आप कहीं और नहीं जाते, तो आपको देखने को मिलता है आपका जो नेबरहुड है, जो आपके पड़ोसी हैं, उनको उन्होंने फर्स्ट टाइम उसको इन्वाइट किया, वो ज्यादा फीस चार्ज कर लेगा क्योंकि उसके माइंड में गया कि अब तक नेक्स्ट टाइम मौका ही ना मिले, काट लो, ठीक है ना। इस तरह वो क्या करता है? उनसे ज्यादा चार्जेस रहता है। बट आपका वो फैमिली डॉक्टर है, इतने सालों से आप उससे ट्रीटमेंट करवा रहे हो, आपको वो कम चार्ज करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह ट्रस्ट तोड़ो और आप किसी और डॉक्टर के पास जाओ। तो ये बोलता है इस तरह एक ही डॉक्टर ने डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट से डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट के अलग अलग चार्जेस ले लिए। हो सकता है, नहीं हो सकता? एज इट इज क्या होता है आपका? लॉयर, यानी प्रोफेशनल्स के केस में यह देखने को मिलता है। लॉयर भी यही काम करता है, अपनी सिमिलर फैसिलिटीज के लिए दो अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइसेस चार्ज करता है, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये बोला हाँ, इसका एक एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी भी है। बेटा आप कहाँ पे हैं? कमर्शियल एरिया में। अगर हम कमर्शियल एरिया यानी एकेडमिक उस जोन से बाहर निकलें तो आप कहाँ पे आ जाओगे? रेजिडेंशियल एरिया में। जहाँ पर आप सभी स्टूडेंट रहते हो वो आपका रेजिडेंशियल एरिया है। रेजिडेंशियल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी के जो पर यूनिट चार्जेज होते हैं वो कम होते हैं इन कंपेयर ऑफ कमर्शियल। अगर बेटा आप रेजिडेंशियल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज की बात करो, वो 6 से 7 रुपए पड़ेगी, और कमर्शियल में वो कितने की पड़ेगी? 9 रुपए। तो ये जो डिफरेंस आया है तो वही इलेक्ट्रिसिटी, फैसिलिटी भी सेम है, बट क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? रेजिडेंशियल चार्जेज अलग कर दिए और आपके कमर्शियल चार्जेज अलग कर दिए। ये भी एग्जांपल है किसका? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। समझ रहे हो? इस तरह करता है वो। अब बोलता है उसके बाद फर्दर एग्जांपल्स, इसमें क्या क्या है, ठीक है। इसने बोला रेलवे सेपरेट हाई वैल्यू और रिलेटिवली स्मॉल बल्क कम्युनिटी विच कैन बियर हायर फ्राइट चार्जेज फ्रॉम अदर कैटेगरी ऑफ गुड्स। सुनो बेटा, अगर आप रेलवे के थ्रू कोई माल मंगवा रहे हो तो रेलवे के थ्रू जो माल आता है वो मैं आपको बताऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में। रेलवे के थ्रू जो माल आता है उसके लिए फ्राइट चार्जेस दिए जाते हैं। कैरेज नहीं होता बेटा, कैरेज होता है ट्रांसपोर्ट के लिए। रेलवे के थ्रू जो माल आता है उसके लिए फ्राइट चार्जेज होते हैं। रेलवे ही बोला अगर आप काफी स्मॉल क्वांटिटी की कोई भी गुड्स बुक करवाते हो तो बेटा उसके चार्जेस ज्यादा होंगे या कम होंगे? ज्यादा होंगे इन कंपेयर ऑफ जो बल्क में डील करते हैं। जो बल्क में डील करते हैं उनके लिए कम चार्ज करता है, और जो ज्यादा में आपके थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डील करते हैं उनसे ज्यादा चार्ज लिया जाता है। देखो है तो दोनों ही कस्टमर्स, बट एक से उसने क्या कर दिया? कम ले लिया क्योंकि वो बल्क में माल लोड करवा रहा है, एक ने थोड़ा सा माल लोड करवाया उससे ज्यादा ले लिया। इसको भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हो आप, ठीक है ना। अब मुझे यूं बताओ, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से मोनोपोली मार्केट में मोनोपोलिस्टिक जो भी आपका प्रोड्यूसर होगा उसको प्रॉफिट जो होंगे वो नॉर्मल होंगे या एबनॉर्मल होंगे?
बताओ, ज्यादा होंगे, एबनॉर्मल। याद रखना बेटा, कौन से प्रॉफिट अराइज होते हैं आपको, एबनॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट तो आप नॉर्मल कंडीशन में कमाते ही नहीं हो, ठीक है ना। यहाँ पे एबनॉर्मल कंडीशंस क्रिएट हो रही है, और कौन से प्रॉफिट होंगे, एबनॉर्मल। ये एबनॉर्मल कंडीशंस है बेटा, और एबनॉर्मल ही प्रॉफिट होंगे। फिर बोलता है सम कंट्रीज डंप गुड्स एट लो प्राइसेज इन फॉरेन मार्केट टू कैप्चर देम। बेटा डंपिंग होती है, एक प्रोसेस होती है। ये डंपिंग का मतलब होता है जब आपको किसी भी अनदर कंट्री में अपने प्रोडक्ट की धाक और अपनी कंपनी की धाक जमानी हो, तो बेटा उस कंट्री के जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उनके कंपेयर में ज्यादा प्राइसेज पे कमोडिटी सेल करनी पड़ेगी, या कम पे, कम पे। जब आप फॉरेन कंट्रीज में एंटर करते हो और फॉरेन प्रोडक्ट के साथ लड़ते हो, उनको कंपटीशन देने के लिए, जब आप अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कंपेयर में फॉरेन प्रोडक्ट के प्राइसेज गिरा देते हो, तो उसे आप क्या बोलते हो, डंपिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, डंपिंग प्रोसेस। तो बेटा आप एक बात बताओ, आपने अपनी कंट्री में तो अलग प्राइस रखे, विनती अलग, अपनी कंट्री में तो 40 रुपए, फॉरेन कंट्री में कितने रख दिया, 33। तो बेटा ये जो डिफरेंस है इसे भी क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डजंट मैटर आप क्या कर रहे हो, ये मैटर करता है आप प्राइस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। कर सकते हो या नहीं कर सकते, मोटा प्रॉफिट कमा लो अपनी कंट्री में और कम कमा लो फॉरेन में, क्योंकि वहां पे आपको धाक जमानी है, वहां पे आपको अपनी ब्रांड इमेज बनानी है, यहाँ पे तो आपकी बनी हुई है, ठीक है ना। ये होता है। फिर होता है सम यूनिवर्सिटी चार्जेज हायर ट्यूशन फीस। बेटा जो स्टूडेंट रात के टाइम पीरियड में कॉलेज और यूनिवर्सिटी वालों से फैसिलिटीज लेते हैं, तो उस दौरान आपको स्पेशल क्लासेज लगवानी पड़ती हैं, उन स्पेशल क्लासेज के लिए स्पेशल फैकल्टीज अपॉइंट करनी पड़ती है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी वाले ज़्यादा चार्जेज लेते हैं। दिन में तो आप जॉब करते हो, पैसे कमाते हो, शाम के टाइम पीरियड में पढ़ाई करते हो, तो इस तरह यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट से दिन की शिफ्ट के अलग और रात की शिफ्ट के अलग चार्ज कर सकती है, ठीक है ना। इसको भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। फिर बोलता है लोअर सब्सक्रिप्शन इज चार्ज फ्रॉम स्टूडेंट रीडर्स इन केस ऑफ द सर्टेन जर्नल्स। अगर बेटा आप कोई भी सर्टेन, यानी कहने का मतलब कांस्टेंट जर्नल पढ़ते हो और लगातार ही पढ़ते हो, यानी कहने का मतलब आपका नाम तो पक्का है। जैसे कोई जर्नल या कोई मैगजीन्स लॉन्च होंगे ना, आपका तो नाम बिना कहे पक्का है। इट मीन्स आप मेरे वो कस्टमर हो, आप मेरे वो जेन्युइन कस्टमर हो जो कभी भी कहीं नहीं जाता, वो मेरे पास ही आता है। तो बेटा आपसे मैं उतना ही लूंगा जो दूसरों से लेता हूं, नहीं, मैं आपके लिए क्या कर दूंगा, डिस्काउंटिंग फैसिलिटी, और आपसे कम चार्ज करूंगा। किसके कंपेयर में, फर्स्ट कस्टमर के कंपेयर में। फिर बोलता है बेटा लोअर चार्जेज ऑन फोन कॉल्स एट ऑफ पीक टाइम। बेटा जनरली क्या होता है, आपका जो ये आजकल तो ये ऑफर्स खत्म हो गए, जियो वगैरह ने खत्म कर रखा है। पहले क्या होता था, रात के टाइम पीरियड में आपने सुना होगा, आपकी क्या हो जाती थी, दिन के दौरान 50 पैसा कॉल है, रात के दौरान 10 पैसे कॉल हो जाती थी, ठीक है ना, पर मिनट 10 पैसे, या पर आपके कहते थे 1 घंटे के कितने रुपए लगे, 2 या 3 या 4 रुपए। यानी ये पहले होता था जब तक आपकी ये क्या नहीं थी, फ्री कॉलिंग, तो इस तरह की फैसिलिटीज नहीं थी। उस टाइम पीरियड में, रात के टाइम पीरियड में दिन के कंपेयर में कम चार्जेस लिए जाते थे। किसको उठाओगे रात को, किसको उठाओगे, ठीक है ना। मेन बात ये भी तो है ना, वर्किंग आवर्स किसके होते हैं, दिन के होते हैं, रात को किसको तंग करोगे बेटा, ठीक है ना। इसीलिए वो क्या करती थी कंपनियां, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये ऑफर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें भी दिन के टाइम पीरियड में ज्यादा चार्जेज है और रात के टाइम पीरियड में कम है, तो इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मेरे ख्याल से बेटा इतने एग्जाम्पल आ चुके हैं, आप समझ चुके होंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, ठीक है ना। जब आपका सिमिलर ही प्रोड्यूसर है, सिमिलर ही प्रोडक्ट है, सिमिलर ही फीचर्स है, उसके बाद भी क्या ले रहा है, अलग अलग चार्जेज लेने लग रहा है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब मैं बात करता हूं बेटा कंडीशंस की। कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या क्या है, मेरे को बोलता है फर्स्ट कंडीशन, द सेलर शुड हैव सम कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। बेटा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जब भी पॉलिसी पॉसिबल है जब आप किस में बैठे हो, आप मोनोपोली में। जब तक आपका रिसोर्सेज के ऊपर, अपने आर्टिकल के ऊपर, उसकी फीचर्स के ऊपर, उसकी क्वालिटीज के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो बेटा आपका कॉम्पिटिटर आ जाएगा, और आप जैसे ही प्राइस बढ़ाओगे आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। तो आपका अपने रिसोर्सेज के ऊपर, आर्टिकल्स के ऊपर फुल कंट्रोल होना चाहिए। पहली बात तो समझ रहे हो ना मेरी बात को, पहली बात तो ये होना चाहिए। दूसरा, द सेलर शुड बी एबल टू डिवाइड। बेटा वो 2 मार्केट में बांट देता है, एक आपके होते हैं मेन मार्केट और एक होती है सब मार्केट। बेटा मेन मार्केट में क्या करता है, एक रिच पीपल्स की मार्केट रख दी और एक पुअर पीपल्स की मार्केट रख दी। अगर आपको प्रोडक्ट को ज्यादा क्वांटिटी में बेचना है तो पुअर पीपल्स के उसमें, और अगर आपको हैवी रिटर्न चाहिए तो रिच पीपल। इस तरह आप क्या कर दोगे, 2 मार्केट बना दोगे। जब तक आप 2 मार्केट नहीं बनाओगे तो प्रोडक्ट हमेशा सिमिलर ही प्राइस पे जाएगा। अमन क्लियर है ना, जब तक 2 मार्केट नहीं बनेगी ना बेटा तो सिमिलर प्राइस पे जाएगा, तो एबनॉर्मल का तो केस ही नहीं बन सकता वहां पे, ठीक है ना। सेम प्रोडक्ट को हम आपने अलग, हाँ अलग अलग 2 मार्केट बना दी, एक में अलग चार्ज करना और एक में अलग चार्ज करना।
फिर होता है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी डिफरेंट इन अ डिफरेंट सब मार्केट। मोनोपोलिस्टिक फिक्सिंग है हाई प्राइस ऑफ फॉर दिस प्रोडक्ट, जो बेटा ज़्यादा जिनके ऊपर प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, उनके लिए हमेशा मोनोपोलिस्टिक क्या करता है, ज़्यादा प्राइस चार्ज कर लेता है। और जिनके ऊपर बहुत बड़े लेवल पे इंपैक्ट पड़ता है बेटा, उनसे क्या कर देता है, कम चार्ज। इसका मतलब मेरे गरीब लोग भी मेरे साथ बने रहे और अमीर लोगों को तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, तो वो भी बने रहेंगे। मार्केट को मैं कंट्रोल में रखूंगा। फिर बोलता है इट शुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द बायर ऑफ लो प्राइस्ड मार्केट टू रीसेल द प्रोडक्ट टू द बायर ऑफ हाई प्राइस्ड मार्केट, देयर मस्ट बी नो मार्केट आर्बिट्रेज। ये बोल रहा है ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता बेटा, जो लो मार्केट वाले कस्टमर्स होते हैं आप उनको हाई मार्केट की तरफ ले जाओ। बेटा एक कस्टमर का बजट 500 रुपये का है, 500 रुपये, वो 300 रुपये किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लगाता है। अगर मैं उसको 300 की जगह 3000 वाले प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करूं, क्या वो शिफ्ट हो जाएगा? नहीं हो सकता। दूसरा रीजन ये भी होता है बेटा, एक अमीर इंसान है जिसके ऊपर कोई फर्क नहीं है, वो 3-3 करोड़ के प्रोडक्ट खरीद लेता है, क्या वो 3000 वाले के ऊपर आ जाएगा? सस्ता, बिल्कुल लोकल क्वालिटी नहीं। तो ये बोला ये पॉसिबल नहीं है कि आप लो बजट वाले को अपर बजट की तरफ शिफ्ट कर दो। इसलिए आपको मार्केट को क्या करना पड़ेगा भारतीय, सब डिवाइड करना पड़ेगा। गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग करना पड़ेगा। ठीक है। 10 एक प्रोसेस होती है बेटा किसी भी चीज को क्या करने की, फिनिशिंग जोन में वो करने की, उसको कंप्लीट करने की, उसको फिनिश करने की। ठीक है ना। 10 वी नोट दैट डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्टिक चार्जेज है हायर प्राइस इन ए मार्केट जहां पे बेटा इनइलास्टिक डिमांड हो। पता है ना इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है सर? इनइलास्टिक का मतलब होता है ये देखो, ये कौन सी है सर? इनइलास्टिक। क्या सर? ये इनइलास्टिक। देखो बेटा ये आया, ये आया, ये आया, ठीक है ना। आपका ये हो गया, आपका ये हो गया, आपका ये हो गया। पहले प्राइस ये था, ये क्या होगी, डिमांड करो। क्या हो गया बेटा? डिमांड करो। प्राइस ये था, कोई फर्क नहीं पड़ा, प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया। ये 2 था, ये 4 हो गया, ये 6। डिमांड के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है? नहीं। पता क्यों? क्योंकि नेसेसिटीज के गुड्स हैं। कौन सी गुड्स है बेटा? ये नेसेसिटी, दाल चावल चीनी घर पे यूज होते हैं, आप इन्हें खाना पीना बंद नहीं कर सकते, यूज करना बंद नहीं कर सकते, तो उनकी डिमांड कौन सी होती है सर? इनइलास्टिक डिमांड वो डिमांड होती है जहां पर प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने का आपके डिमांड के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। थ्योरी ऑफ डिमांड में अपन ने इलास्टिसिटी वाले केस में इसको पढ़ा भी था। ठीक है ना, ये आता है। फिर मेरे को बोलता है अच्छा जी, और बेटा जहां पर आपका प्राइस में चेंजमेंट का गरीब लोगों के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे चेंज पड़ता है, उसे बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक। जहां पे इंपैक्ट पड़ता है बेटा उसे क्या बोलते हैं? परफेक्ट इलास्टिक। करंट प्राइस पर आपकी डिमांड क्या पढ़ाई थी मैंने? इन्फिनिटी होती है। अगर प्राइस को बढ़ाओगे ना, कम नहीं हुआ करती, वो जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? डिमांड जीरो हो जाती है। कहीं तुम बोलो कम हो जाती है, क्या हो जाती है? जीरो। तो करंट प्राइस कितना था? 10 रुपए, डिमांड इन्फिनिटी, डिमांड इन्फिनिटी। प्राइस में माइनर सा भी चेंज कर दिया ना, माइनर सा भी चेंज, तो बेटा वहां पे डिमांड सीधा के सीधा नीचे आ जाती है। तो अब मैं गरीबों की बात कर रहा हूं, तो वो बोला बेटा यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के प्राइस को डिसाइड करना। तो बेटा तुम प्राइस इंक्रीज कहां पे करना पसंद करोगे? ये मार्केट ए है और ये मार्केट बी है बेटा, प्रोड्यूसर सेम है बट उसने सब मार्केट बना रखी है, ये सब मार्केट है। तो बताओ बेटा कहां पे हायर चार्ज लेगा? अमीरों से। बेटा कहां पे कम लेगा? गरीबों से, क्योंकि इसके साथ छेड़छाड़ करी तो डी जीरो। और बेटा गरीब कस्टमर टूट के तो आपके अमीर लिमिटेड होते हैं, वो ज्यादा नहीं होते, तो इसलिए आपको इनका सारा चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरह आप क्या करते हो? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का सारा। कितने प्राइस कर दो कोई भी परचेज करेगा? क्या बेटा? इनको तो कोई भी परचेज करेगा। ये है बेटा नेसेसिटी। आपने बोला नहीं, ये है नेसेसिटीज की गुड्स जिनकी डिमांड क्या होती है? इनइलास्टिक होती है। वो कौन से? नॉर्मल गुड्स हैं। कौन से बेटा? नॉर्मल गुड्स है। ठीक है ना। और अगर आप नेसेसिटीज गुड्स की भी बात करो वहां पे, तो वहां पे कंज्यूमर का बजट लिमिटेड है, कंज्यूमर का बजट लिमिटेड है। ठीक है ना। वो यहाँ पर क्या करेगा? नेसेसिटी वाले में भी कौन सी चीज ढूंढने लग जाएगा? इन्फीरियर, इन्फीरियर गीफिन, घटिया क्वालिटी की, यहाँ से तो शिफ्ट कर जाएगा। यहाँ से क्या कर जाएगा बेटा? वो शिफ्ट कर जाएगा। समझ रहे हो ना। तो ये होता है। ये मनीषा किसके लिए मार्केट बेटा? गरीबों के लिए। वो किसके लिए है? रिच पीपल। बेटा रिच पीपल के लिए क्या बोला? अगर प्राइसेज इंक्रीज होते हैं, प्राइस इंक्रीज होते हैं और डिक्रीज होते हैं, उनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना, तो वो क्या करेगा? इन इलास्टिक डिमांड है बेटा, वो क्या करेगा? ज्यादा चार्ज। और बेटा यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे इंपैक्ट पड़ रहा है, तो क्या करेगा बेटा? कम चार्ज। समझ रहे हो मेरी बात को? ये अब बेटा इसने मेरे को बोला ए न्यूमेरिकल एग्जांपल विद द हेल्प यू अंडरस्टैंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोर क्लियरली। ये बोला सपोज द सिंगल कॉमोडिटी प्राइस इज कितना बेटा? 30 एंड उसके बाद बोलता है इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड इन मार्केट ए एंड बी कितनी दे रखी है बेटा? 2 and 5। कितने दे रखे बेटा? 2 and 5। इसका फार्मूला होता है बेटा मेजर करने का। इसने बोला ARA
इसका मतलब होता है एवरेज रिवेन्यू फॉर फर्स्ट मार्केट। नीचे क्या ले लिया बेटा मैंने, ARB, एवरेज रिवेन्यू फॉर सेकंड मार्केट, ये कर दिया। सर सबसे पहले उसने ARA के रिगार्डिंग बोला, ARA के रिगार्डिंग कितना दे रखा है बेटा, ARA आपको 30। सर इलास्टिसिटी दे रखी है, इसमें क्या करते हो -1 अपॉन में बेस में क्या आएगा आपकी टोटल इलास्टिसिटी, समझ रहे हो बेटा, -1। -1 का मतलब क्या होता है सर, जो टोटल ऑल ओवर होते हैं वो कितनी होती है बेटा आपकी 1 होती है, क्या होती है 1, ठीक है ना। एज इट इज मैंने सिमिलर फार्मूले को यूज किया, E - 1 अपॉन में क्या आ जाएगी बेटा E, ठीक है। पहले वाले में कितना बता रखा है सर आपने मेरे को, पहले वाले में आपने बता रखा है 30 और यहाँ पर भी कितना हो गया 30। फिर बेटा यहाँ पे कितना आया आपका, ये दे रखा है 2 माइनस में 1 अपॉन में बेस में क्या आएगा बेटा 2। अगले वाले में क्या है 5 माइनस में 2 अपॉन में क्या जाएगा बेटा 2। क्या मैंने कुछ गलत बोला, अच्छा यहाँ पे 5 माइनस में 1 अपॉन में 2। ओके, कर सकते हो या नहीं कर सकते बेटा, इसका निकालो कितना आया सर, ये आया आपका 30 इंटू में 1/2, तो कितना निकल के आया 15। और यहाँ पे निकालो 30 इंटू में 4/5, सर कितना आया 24, कितना आया 24। अब मैं आपको यही बताना चाहता हूं, मार्केट ए में आप कितना चार्ज कर रहे हो 15 और मार्केट बी में कितना चार्ज कर रहे हो 24। तो यहां पर ये मेरे को बोलता है कि आपने मार्केट, दो टाइप की मार्केट बना दी जहां पर आपने अपने सिमिलर प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर रहे हो। इसको क्या बोलते हैं आपका, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। क्या मार्केट ए में ज्यादा नहीं, मार्केट ए में क्यों ज्यादा करने चाहिए, क्योंकि उसकी वहाँ पे डिमांड इलास्टिक है। कहाँ पे है बेटा इनइलास्टिक, मैंने कहाँ बोला इनइलास्टिक है, वो तो मैंने नहीं, ये तो मैंने एग्जाम, ये अलग है, उसके साथ कंपेयर नहीं कर रहा मैं। यहाँ पे कितना बोल रखा है बेटा, इलास्टिसिटी आपकी 5 और टोटल कितना था 1 अपॉन में 5। ये बोल रहा है कि कौन सी मार्केट में कितना कितना वो करूंगा मैं, वो तो उसके साथ कंपेयर नहीं करवा रहा मैं, रिच और पुअर, वो तो बताया था मैंने आपको। यहाँ पे बेटा मैंने ये नहीं बोला कौन सा इनइलास्टिक और कौन सा इलास्टिक, मैंने जस्ट आपको अपने ये करने के बाद आपको क्या पता चल गया, मार्जिनल रिवेन्यू ए की कितनी है 15, तो बी की कितनी है आपकी 24। समझ रहे हो बेटा, आपने डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अकॉर्डिंग आपके सिमिलर प्रोडक्ट के क्या डिसाइड कर दिया प्राइस, ठीक है। की तरफ पेज नंबर 4.39 पे बेटा इसके ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं आपको। सबसे पहले आप क्यों कर रहे हो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मैंने अभी तुम्हें बताया था, मनीषा क्या बोला था, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में कौन से प्रॉफिट होते हैं, एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गए तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा या मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा टू डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक। देखो बेटा अब तुम्हारे ये माइंड में आया, यूला सर मोटे कमा रहे हो, क्या दिक्कत हो रही है, मेला भाई मोटे प्रॉफिट कमा रहा हूं, मेरे को दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, बट माल बनाया बेचना भी तो है। जो आपका अनसोल्ड स्टॉक है, जो आपके पास सरप्लस स्टॉक है, वो बेटा कौन लेके जाएंगे, गरीब या अमीर, गरीब लेके जाएंगे। गरीबों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए अलग मार्केट बनानी पड़ेगी या नहीं, दैट्स वाई मेरे को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ा। अमीरों ने मेरे को बहुत प्रॉफिट दिया, बट स्टॉक की क्लियरेंस करनी भी जरूरी होती है बेटा, मेरे को अपने गोडाउन से माल निकालना है, दैट्स वाई मैं क्या करता हूँ एक और मार्केट बना देता हूँ, सब मार्केट। फिर बोलता है टू एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देखो बेटा अगर खाली अमीरों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए आप प्रोडक्ट बनाओगे तो उससे क्या होगा, लिमिटेड आपका प्रोडक्शन होगा। बेटा लिमिटेड प्रोडक्शन होगा तो कम प्रोडक्शन पे पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट बढ़ेगी या कम हो जाएगी, बढ़ेगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल चाहिए, अगर आपको बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करना है तो अभी आपको बड़े स्केल पे क्या होंगी, इकोनॉमीज, बेनिफिट्स, और वही आपके प्रॉफिट्स को इंक्रीज करवाने में मेन रोल प्ले करते हैं। दैट्स वाई मेरे को दोनों मार्केट कंसीडर करनी पड़ेगी। फिर बोलता है टू कैप्चर फॉर अ मार्केट। बेटा मैंने आपको बोला बल्क में माल बनाओ, ज्यादा क्वांटिटी में बनाओ, पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम। बेटा अपने प्रोडक्ट में आप अपनी कंट्री में आप अपने प्रोडक्ट की धाक जमा चुके हो, अब आप फॉरेन की तरफ शिफ्ट होना चाहते हो, तो बेटा अगर आपको फॉरेन में अपने प्रोडक्ट को बेचना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डंपिंग करनी पड़ेगी, अपने प्राइस को डाउन। वो तभी पॉसिबल है जब बेटा आप अपनी मार्केट में ज्यादा कमा रहे हो, नहीं तो बेटा आप लॉस में इतने आ जाओगे, अपनी कंट्री में भी लॉस, बाहर से भी लॉस, तो कैसे सर्वाइव करोगे। तो अपनी कंट्री से आपको एक्सेस कमाने पड़ेंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है बेटा, स्केल का मतलब होता है आउटपुट। जब आप अपने आउटपुट को क्या कर देते हो, इंक्रीज करते हो, तो पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट कम हो जाती है। उसकी कॉस्ट कम होने से क्या होगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ा दिया आपने, अमीरों को यहाँ पे दो, गरीबों को यहाँ पे दो, तो आप ऑल ओवर क्या कर सकते हो, सर्वाइव और प्रॉफिटेबिलिटी को एडजस्टिंग मोड पे रख सकते हो। टू सिक्योर एंटिटी थ्रू प्राइसिंग। बेटा आप अपनी एंटिटी को क्या करते हो, प्राइसेज के थ्रू क्या करते हो सॉरी इक्विटी को, टू सिक्योर इक्विटी थ्रू प्राइसिंग। इक्विटी का मतलब होता है बेटा समानता रखना,
क्या करना, समानता। सर आपने एक ऐसा लेवल बना लिया जिसमें मैं कभी पार्शियलिटी वर्ड वो ना करूं, गरीब यूं ना कहें कि सर हमारे लिए कुछ नहीं किया आपने, आप सिर्फ अमीरों के लिए करते हो। तो यहाँ पर आपने इस तरह का लेवल बैलेंस कर दिया जिससे गरीबों के लिए सिमिलर प्रोडक्ट के कम ले लिए और अमीरों के लिए ज़्यादा ले लिए, जिससे अमीरों की पेइंग कैपेसिटी है वो पे कर सके, गरीबों की कम है तो वो एंजॉय भी कर सके और पे भी कर सके। तो इक्वलिटी लेके आता हूँ दोनों चीज़ों में मैं, ठीक है ना, इसके थ्रू। फिर आ जाओ बेटा इसी में इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर, ये बोलता है इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहां पर भी कहीं ना कहीं तो होगा, दो मार्केट आएंगे बेटा, एक मार्केट ए और एक मार्केट बी। अब आप इसको क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। ये बोला अंडर सिंपल मोनोपोली, अंडर सिंपल मोनोपोली ए सिंगल प्राइस इज चार्ज फॉर वॉल प्रोडक्ट। बेटा यहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर आप सिंपल मोनोपोली की बात करोगे ना, वहां पर बेटा आप स्मॉल स्केल पे काम कर रहे होगे, आपके सिमिलर टाइप के कस्टमर्स होंगे, वहां पे सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट होगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो बेटा आपको नॉर्मल प्राइस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, नॉर्मल। बट बेटा इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी तो उसमें क्या होगा बेटा, आप क्या बना दोगे, कोई भी मोनोपोलिस्ट है वो क्या बना देगा, अपने सब मार्केट बना देगा। एक वो मार्केट होगी जो मेन होगी जहां पे उसको हायर रिटर्न मिल रहा होगा, एक वो मार्केट होगी जिसमें उसको लोअर रिटर्न तो मिलेगा बट उसके कस्टमर्स बढ़ जाएंगे और उसका सेल्स फिगर बढ़ जाएगा। उस तरह वो क्या करता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फिर बोलता है इन ऑर्डर टू रीच द इक्विलिब्रियम पोजिशन द डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्टिक हैज टू मेक 3 डिसीजन। नंबर फर्स्ट, हाउ मच टोटल आउटपुट शुड ही प्रोड्यूस। पहला डिसीजन लो, क्योंकि सर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में माल बना दिया तो आपका अनसोल्ड माल रह गया, वो खराब भी हो सकता है बेटा। दूसरी बात, आपको स्टोरेज की क्या देनी पड़ेगी, कॉस्टिंग देनी पड़ेगी, गोडाउंस लेने पड़ेंगे, वॉचमैन रखने पड़ेंगे, सब कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया जाता है। अगर आपने एक्सेस में माल ले लिया, मटेरियल ले लिया और उसको प्रॉपर बना नहीं पाए तो वो क्या हो जाएगा, अनयूज्ड और खराब हो जाएगा। तो पहली बात तो ये देखो आपको कितना बनाना है। दूसरा, हाउ द टोटल आउटपुट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 2 सब मार्केट। अब आपका टोटल आउटपुट हो गया, अब आपको ये देखना है आपकी रिचेस्ट उसकी तरफ मार्केट की तरफ कितना शिफ्ट करना है और आपके जो पोरेस्ट मार्केट है मार्केट बी उसकी तरफ कितना करना है। अब अगर आपको पता है कि यहाँ पर जनसंख्या तो कम है बट आपके प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है तो आप वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग पहले प्रायोरिटी इसको मिलेगी, उसके बाद जो भी आपको स्टॉक की क्लियरेंस करनी होगी उसके लिए कौन सा मार्केट आ जाएगा, मार्केट बी। पहले प्रॉफिट की तरफ जाना। फिर आगे क्या बोलता है वो मेरे को, व्हाट प्राइसेज ही शुड चार्ज। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेटा, इन दोनों से क्या लूं, इन दोनों से क्या लो, ठीक है ना। जैसे इसने यहाँ पे डिसाइड किया 15 और 24, तो ये डिसाइड करना होता है आपको अपने सिमिलर प्रोडक्ट के उस मार्केट में क्या प्राइसेज चार्ज करने होंगे, ये आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे यहाँ पे अपने डायग्राम में किया था बेटा, टेप इसके थ्रू फार्मूला के थ्रू, MRA मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ ए मार्केट कितना था 15 और मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ बी मार्केट कितना था 24। जिनकी ज्यादा पेइंग कैपेसिटी है उनसे मैंने क्या ले लिया, कमर्शियल एरिया में आपकी बिल्डिंग है तो 24 रुपए इलेक्ट्रिसिटी और अगर रेजिडेंशियल है तो 15 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है ना। इस तरह चार्ज करते हैं आप। अब बेटा इसी चीज को मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताने वाला हूं, ठीक है ना। देखो डिस्क्रिमिनेशन टेक्निक के थ्रू आप प्राइस का डिटरमिनेशन क्यों करने वाले हो और कैसे करने वाले हो सर, क्योंकि टॉपिक जो सा मैं तो उसी की बात करूंगा, ठीक है सर। आपको 2 मार्केट दे दी और फिर मैंने उसकी सब मार्केट यानी उनका टोटल दे दिया, सम ऑफ टोटल। मेरे को मार्केट ए दी, मेरे को मार्केट बी दी। मेरे को यूं बताओ दोनों मार्केट में आपका जो प्राइस सेट हुआ है वो कहां से हुआ है, कहां से हुआ है बेटा, दोनों मार्केट में जो प्राइस सेट हुआ है वो मार्केट ए प्लस मार्केट बी, मार्केट ए प्लस मार्केट बी, उसके सम टोटल जो आपके रिवेन्यू कर्व्स होंगे वहां से निकला, ठीक है ना। ये चीज करती। मेरे को एक चीज का पता चला, मार्केट ए का जो DA दे रखा है इसको क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व। और सर प्राइस और डिमांड दोनों का कौन सा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। तो सर मैं इसे रिवेन्यू कर्व भी बोल सकता हूं। तो बेटा ये आपका एक तरह से एवरेज रिवेन्यू हो गया और ये क्या हो गया आपका मार्जिनल। चेक कीजिए ओरिजिन के पास है या ओरिजिन से दूर है, बोलो ओरिजिन के पास है। इसको बोलते हैं लेस इलास्टिक। क्या बोलते हैं इसे, लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक में मेरे को एक बात बताओ अंजलि, अगर आपका यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस इलास्टिक है तो उसका प्राइस में होने वाले चेंजमेंट उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा या कम, कम पड़ेगा। इट मींस अगर आपके प्राइसेज इंक्रीज हो जाते हैं, ये रिच पीपल की मार्केट है, इसकी डिमांड के ऊपर कम इंपैक्ट पड़ेगा, यानी डिमांड एज इट इज रहेगी। ये रिच पीपल की मार्केट है, ये लेस इलास्टिक है। बेटा आगे आओ, ये कौन सी है, ये कौन से पीपल्स की है, रिच पीपल, बहुत कम इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं बेटा सेकंड मार्केट। सेकंड मार्केट कौन सी मार्केट है,
पुअर पीपल्स के या मिडिल क्लास फैमिली वालों के, ठीक है बेटा, इनकी। यहाँ पे देखिए आपका जो डिमांड करा हुआ है ये डीबी एमआरबी बेटा ओरिजिन के पास है या ओरिजिन से दूर है? ओरिजिन से दूर है। सर मैं इसे मोर इलास्टिक बोल सकता हूं इन कंपेयर ऑफ मार्केट ए, मोर इलास्टिक। अब मुझे बताओ मोर इलास्टिक के केस में, मुस्कान, मोर इलास्टिक के केस में बेटा प्राइस में होने वाले चेंजमेंट का डिमांड पे इंपैक्ट पड़ेगा क्या? गरीब खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा ना बेटा, ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? ओरिजिन से दूर, उसको बोलते हैं लेस फ्लैटर, इसे बोलते हैं मोर फ्लैटर। पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। होता है या नहीं होता? ठीक है ना। मोनोपोली मार्केट में, मोनोपोलिस्टिक मार्केट के कंपेयर में क्या होता है? डिमांड करा हुआ हमेशा क्या होता है? लेस फ्लैटर होता है। बट फिलहाल दो मार्केट पढ़ा रहा हूं। मोनोपोली में कौन सी मार्केट पढ़ा रहा हूं? दो। ये उसकी सब मार्केट है। क्या ये भारतीय सब मार्केट है? ये मार्केट ए रिच पीपल्स के लिए ज्यादा प्राइसेज ले रहा हूं, लेस इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है पुअर पीपल्स के लिए यहां पे कम प्राइसेज लेने पड़ेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? या आप एक और बात बोल सकते हो, सर ये कौन सी कंट्री है? आपकी इंडियन कंट्री है। कौन से प्रोडक्ट है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। कौन सी मार्केट है? डोमेस्टिक। सर ये कौन सी कंट्री है? फॉरेन कंट्री है। प्रोडक्ट की डिमांड बनानी है, डंपिंग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा? डंपिंग। क्या पॉसिबल है? ये कौन से हो गया? लेस इलास्टिक, ये हो गया मोर इलास्टिक। पहले मुझे बताओ यहां तक ओके रिपोर्ट है? ठीक है जी। अब आप ये कहोगे सर प्राइस कहां डिसाइड हुआ? प्राइस कहां डिसाइड हुआ? आपने बताया लेस इलास्टिक, आपने बोला मोर इलास्टिक। मुझे वो पॉइंट बताओ जहां पर दोनों के दोनों क्या है? सेटिस्फाई। इट मींस एक प्रोड्यूसर को उतना प्राइस ऑन एन एवरेज मिल जाए जिससे वो सर्वाइव कर पाए। तो मैंने क्या किया? दोनों मार्केट लिए बेटा। पहले वाली मार्केट में क्या किया मैंने? यहां पर आपका ये देखिए एक टाइम पीरियड के बाद दोनों मार्केट शिफ्ट होने लग रही है। पहले आपके एमआर कर्व था बेटा, एमआर कर्व पहले यहां पे ओरिजिन के पास था, फिर चेक करो वो ओरिजिन से दूर चला गया। वो कहां चला गया बेटा? ओरिजिन से दूर। एज इट इज आपका एआर कर्व पहले कहां था? ओरिजिन के पास था, फिर कहां चला गया? वो ओरिजिन से दूर। समझ रहे हो ना? तो बेटा ये दोनों मार्केट का क्या होता है? सम टोटल होता है। ये क्या होता है बेटा? दोनों मार्केट का सम टोटल होता है। पहले आपका मार्केट ए आया, फिर मार्केट बी का सम टोटल, फिर मार्केट ए का ये, और फिर मार्केट बी का। तो मैं क्या बोलूंगा? इसे सम टोटल बोल लूंगा। क्या बोलूंगा? सम टोटल बोल लूंगा। ठीक है ना। वट एवर आप किसके बारे में बात करो, डी यहां पे कर दूंगा ए प्लस बी, फिर क्या कर दिया मैंने? मार्जिनल रिवेन्यू ए प्लस में बी, इसका सम टोटल आ जाएगा। बेटा आपकी कंडीशंस क्या है बताना एक बार प्राइस सेट करने की। जतिन क्या कंडीशन है? एमसी इज इक्वल टू एमआर, एमसी कर्व कट्स द एमआर कर्व फ्रॉम बिलो साइड। बेटा ये यहां से क्या गया? एमसी कहां पे कट कर रहा है बेटा? यहां पे कट करने लग रहा है। ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया या नहीं हो गया बेटा? उसी प्राइस पर मार्केट बी और मार्केट ए बी अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे या नहीं करेंगे? बट देखो मैंने जो प्राइस डिसाइड किया वो इतना किया। क्या किया? इतना किया, और यहां पर इतना किया। बट आप डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट में, यहां पर तो क्या था? ज्यादा इंपैक्ट पड़ने लग रहा है, और वहां पर क्या करने लग रहा है बेटा? कम इंपैक्ट पड़ने लग रहा है। क्या पड़ने लग रहा है? कम इंपैक्ट पड़ने लग रहा है। ठीक है ना। आप इसका गैप लेंगे, वो इसके कंपेयर में क्या बनेगा? ज्यादा। वो वाला इसके कंपेयर में, क्योंकि वो रिच पीपल्स के लिए, और ये किसके लिए बेटा? पुअर पीपल्स। प्राइस किसने डिसाइड किया? प्राइस डिसाइड किया सम टोटल ने, मार्केट एग्रीगेशन ने। जहां पर आपको ये प्राइस डिसाइड करना है जहां पर एक में कम और एक में ज्यादा ले भी लूं, उसका एग्रीगेशन मुझे सर्वाइव करवा दे। क्या करवा दे बेटा? सर्वाइव करवा दे। एक में एबनॉर्मल, एक में आपके नॉर्मल से भी क्या पता कम कर दूं, बट उन दोनों का टोटल क्या बन जाए बेटा? एग्रीगेशन में मेरे को एबनॉर्मल ही क्रिएट करके दे। समझ रहे हो? इस तरह बेटा आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू क्या करते हो? एग्रीगेशन के बिहाफ पर प्राइस सेट करते हो। पहले यहां, फिर यहां, फिर यहां। ठीक है ना। ओके रिपोर्ट है, ये था। अब बेटा इसमें आप बात करेंगे किसके रिगार्डिंग? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में 3 डिग्री दे रखी हैं। एक आपकी आएगी फर्स्ट डिग्री, एक आएगी आपकी सेकंड डिग्री, और एक आएगी आपकी थर्ड डिग्री। पेज नंबर 4.39 पे आपका सबसे पहले प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन रिगार्डिंग ऑफ फर्स्ट डिग्री। मेरे को बोलता है अंडर द फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन द मोनोपोलिस्टिक सेपरेट द मार्केट इनटू ईच इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड चार्जेस देम प्राइस क्या बोल रहा है? दे आर विलिंग एंड एबल टू पे दे एक्सट्रैक्ट द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस। इसमें क्या जाएंगे बेटा? आपने क्या किया? अपनी मार्केट को इंडिविजुअल बायर्स के अकॉर्डिंग बांट दिया। किसके भी पर? इंडिविजुअल कंज्यूमर या इंडिविजुअल बायर। इसमें लॉयर, सारे प्रोफेशनल्स आ गए। लॉयर्स, डॉक्टर क्या करता है? जो जितना अमीर है उसको उतना ज्यादा काट देता है, जिसकी पेइंग कैपेसिटी कम होती है उसको कम काटता है। लॉयर क्या करते हैं? जो अमीर होते हैं, पता है सर केस जीतना है, करोड़ों लग जाओ, उसको ज्यादा काट देता है। और जो यूं कह देता है बाबूजी हाथ जोड़ के विनती है, इतना ही दे सकता हूं, उससे कम चार्ज कर लेता है। एक इंसानियत नाम की तो चीज होती है ना। तो ये बोलता है कि मार्केट ए में आप कंज्यूमर के अकॉर्डिंग उसके
इसके रिचनेस के अकॉर्डिंग, उसके उसके पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जब आप क्या करते हो, चार्ज करते हो, तो आप इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहाफ पर मार्केट को बांटते हो। फिर आता है सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री में क्या होता है, डिफरेंट प्राइसेज आर चार्ज फॉर डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ सोल्ड। मोनोपोलिस्ट क्या करता है बेटा, इसमें टेक अवे ओनली ए पार्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। वहां पे पहले वाले में क्या था, टोटल पार्ट का सरप्लस। पहले वाले में टोटल पार्ट किसका था, सरप्लस का, क्योंकि सर्विसेज के लिए कोई कॉस्ट नहीं आती स्पेसिफिक, बहुत कम कॉस्ट आती है। सेकंड वाले में आपने क्या किया, यहाँ पे एक लिमिटेड पार्ट ले पाते हो आप, किसका, सरप्लस का। इसने क्या किया बेटा, अपने सिमिलर प्रोडक्ट के अलग अलग क्या किया मैंने, प्राइसेज लिया सिमिलर प्रोडक्ट के, सेम फीचर वाले के, ठीक है ना, उसके लिए है। इसका एग्जाम्पल डाला इसने यहाँ पे किसका, कि फैमिली पैक ऑफ सोप, फैमिली पैक ऑफ सोप, साबुन की टिकिया का आपने फैमिली पैक ले लिया बेटा, क्या पता 3 के साथ बाय 3 गेट 1 फ्री हो, है ना, इस तरह का होता है। और जब बेटा वो एक एक करके तोड़ के ले जाते हैं, आपको पता है आपको चारों का पे करना आएगा, होता है नहीं होता, इस तरह। तो ये बोलने लग रहा है कि इस तरह डिफरेंस आ जाते हैं आपके लार्ज क्वांटिटी में और स्मॉल क्वांटिटी में। फिर होता है थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री में क्या होता है, वो लोकेशंस के अकॉर्डिंग और कस्टमर सेगमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर देता है, मार्केट को बांट देता है। लोकेशंस का, कस्टमर सेगमेंट का मतलब होता है बेटा डंपिंग प्रोसेस। मैंने फॉरेन में अपने कस्टमर को कैप्चर करना है तो प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम। डोमेस्टिक में क्या करूंगा, ज्यादा। दूसरा क्या होता है बेटा, आपकी लोकेशन मैटर करती है बहुत। अगर आप ऐसी लोकेशन में हो जहां पे रिचेस्ट लोग रहते हैं, वहां पे क्या करोगे, ज्यादा। और आप ऐसे लोकेशन में हो गरीब कस्बे या मोहल्ले वाले हैं तो कम, क्योंकि वहां पे डिमांड ही नहीं होगी आपके प्रोडक्ट के ज्यादा प्राइसेज पे। तो इस तरह फर्स्ट डिग्री में क्या था बेटा, इंडिविजुअल कंज्यूमर के ब्याह पर आपने अलग चार्ज लिया, प्रोफेशनल्स। सेकंड वाले में क्या किया बेटा, आपने क्या किया, बल्क में अगर खरीद रहे हो तो बेटा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर इंडिविजुअली खरीद रहे हो अलग अलग प्रोडक्ट को तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं। पहले वाले में सरप्लस सारा बचा हुआ था, दूसरे वाले में लिमिटेड सरप्लस था, तीसरे वाले में लोकेशन के अकॉर्डिंग या डिफरेंट काइंड ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग आपने अपने प्रोडक्ट को सेल किया, ठीक है ना। अब आ गया इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली के बेटा आपके इकोनॉमिक इफेक्ट क्या है, इस मोनोपोली का ये लास्ट पॉइंट है। कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं इनपरफेक्ट कंपटीशन। मेरे को बोला मोनोपोली इज ऑफन क्रिटिसाइज बिकॉज इट रिड्यूस एग्रीगेट इकोनॉमिक वेलफेयर थ्रू लॉस ऑफ द प्रोडक्टिव एंड एलोकेटिव इन एफिशिएंटली। ये बोला मोनोपोली को क्रिटिसाइज किया जाता है बेटा। क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि ये जनरली इकोनॉमिक वेलफेयर को कम करता है। जो इंसान अपने बारे में सोच रहा है ना, वो कभी किसी और को एंटर नहीं करने देगा। अगर बेटा आप किसी को एंटर नहीं करने दोगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं पाएगी, आपके प्राइसेज कभी डाउन हो नहीं पाएंगे, और इसकी वजह से क्या होता है, पूरी सोसाइटी को क्या करना पड़ता है, सफर करना पड़ता है। दूसरा, मोनोपोलिस्टिक चार्ज सब्सटेंशियली हायर प्राइसेज एंड प्रोड्यूस लोअर लेवल। जानबूझ के प्राइसेज ज्यादा करने के लिए प्रोडक्टिविटी को डाउन करता है, जानबूझ के। पोटेंशियल पावर बहुत है बट वो प्रोडक्शन नहीं करता क्योंकि उसको प्राइसेज ज्यादा कमाने हैं। फिर बोलता है मोनोपोलिस्टिक अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट इन लॉन्ग रन विच आर अनजस्टिफाइबल। बेटा आपको जो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स की बात कर रहा है, जो इनकम जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कमाए जाते हैं। बेटा शॉर्ट रन में तो मैंने सुना था, जब लॉन्ग रन में आप अपना प्रॉपर मैनर में इमेज बना चुके हो, आपकी ब्रांड इमेज है, आपके प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड काफी अच्छी है, उसके बाद भी बेटा वो कॉन्टिन्यूसली एबनॉर्मल गेन कमा रहा है, यानी लगातार कस्टमर को हायर प्राइसेज पे दे रहा है, वो जस्टिफाई नहीं है, वो सही नहीं है, सोशल जस्टिस नहीं है। फिर बोलता है मोनोपोली प्राइसेज एक्सेस्ड मार्जिनल कॉस्ट एंड देयरफॉर रिड्यूस कंज्यूमर सरप्लस। बेटा एक कंज्यूमर जितना एक्सपेक्टेशन रखता था कि उसे किसी प्रोडक्ट के लिए पे करना है, अगर उसे उससे ज्यादा पे करना आ जाए तो उसकी वजह से उसका बजट नेगेटिव जाएगा या नहीं जाएगा, उसका सरप्लस बढ़ेगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लग रही है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, कंज्यूमर के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट। फिर होता है मोनोपोली रिस्ट्रिक्ट करता है, कंज्यूमर मार्केट का क्या है बेटा, किंग है, ये कंज्यूमर के पास कोई रास्ता नहीं छोड़ता। इट मींस आप जो बोलते हो ना कंज्यूमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाना, यहाँ पे आपका मोनोपोलिस्टिक अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाता है और उसे सेल करता है। फिर बोलता है ए मोनोपोलिस्ट हैविंग सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज इन ए पावरफुल पोजीशन। बेटा वो मजबूत क्यों है, क्योंकि उसके पास खुद की कैपिटल है, खुद का प्लांट है, खुद के रिसोर्सेज है, इसीलिए बेटा उसे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। दैट्स वाई वो ज्यादा प्राइसेस चार्ज करता है। Very often monopolistic do not have the necessary incentive to introduce efficient innovation। बेटा वो क्या कहता है, जो प्रोडक्ट बिक रहा है, अपना डंका बज रहा है, तो मैं क्यों इनोवेशन करूं, क्यों नई टेक्नोलॉजी लेके आऊं, क्यों प्रोडक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करूं, मैं नहीं करता। तो यहाँ पे क्या करता है, वो सिमिलर प्रोडक्ट को धक्के बेचता रहता है, ठीक है ना। इससे भी क्या होता है आपका या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। मोनोपोलीज आर एबल टू यूज देयर मोनोपोली पावर टू पे लोअर प्राइसेस टू देयर सप्लायर। बेटा वो मोनोपोली पावर वो करते हैं, जो सप्लायर होते हैं ना, क्यों क्या देते हैं, जब मैं ही नहीं खरीदूंगा तेरे माल को कौन खरीद देगा, तो मेरे साथ ढंग से पेशा और कम प्राइसेज ले, तो इसका मतलब आगे महंगा बेचो, सप्लायर से कम ले लो, सस्ता
यानी माल को सस्ता खरीद के महंगा बेचना, ठीक है ना, इस तरह वो काम करता है। द इकोनॉमी इज ऑल्सो लाइकली टू सफर फ्रॉम एक्स एफिशिएंसी विच इज द लॉस ऑफ द मैनेजमेंट इन एफिशिएंसी। बेटा मैनेजमेंट को आप प्रॉपर मैनर में करते, एफिशिएंटली करते, तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम आती, सेलिंग प्राइस भी कम होता, कस्टमर भी क्रिएट होते और ऑल ओवर मार्केट भी सेटिस्फाई होती। बट आपने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैनेजरियल इन एफिशिएंसी की वजह से भी पूरी मार्केट को सफर करना पड़ता है। जस्ट कंज्यूमर को नहीं, सभी को सफर करना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी, सभी को करना पड़ता है। तो ये बेटा क्या थे, मोनोपोली के इकोनॉमिक इफेक्ट, मोस्ट ऑफ इफेक्ट हर एक नेगेटिव देखने को मिला, ठीक है ना। कल हम स्टार्ट करने जाएंगे बेटा इनपरफेक्ट कंपटीशन, ठीक है ना, जिसको आप क्या बोलते हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है।